बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ मुश्ताक अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लेक्चरर फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस हवाले से हमारे पहले 8 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 9वां लेक्चर है इस सीरीज़ का और इसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास की सारी डिस्कशन करेंगे। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स को देखेंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को देखेंगे और इसके साथ साथ रेडियस ऑफ जायरेशन को भी देखेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर कोलिजन्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है, टारगेट किया जाता है। इसके अलावा पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी टारगेट किया जाता है। और जो पिछले पेपर्स हमारे हुए हैं पास्ट पेपर, तो उसके अंदर अगर आप 2017 वाला पेपर देखते हैं या 2015 वाला पेपर देखते हैं तो उस पेपर के अंदर क्वेश्चनिंग बाकायदा कोलिजन से होती भी रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास और कोलिजन्स की डिस्कशन करने से पहले हम ये फिज़िक्स के अंदर एक बॉडी की डिस्कशन करते हैं, रिजिड बॉडी। देखते हैं कुछ बातें उसके बारे में कि रिजिड बॉडी एक कैसी बॉडी होती है। रिजिड बॉडी दरअसल एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है, मसलन अगर मैंने बॉडी ड्रॉ की है और इसके अंदर ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, इन डिफरेंट पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है उसके ऊपर किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं होता अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करूं। तो किसी भी जानिब से अगर एक रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें मौजूद जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो सेम रहते हैं। इस तरीके की जो बॉडी होती है उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। इस रिजिड बॉडी में एक चीज़ पोजीशन है जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर ली। दूसरी चीज़ ये है कि रिजिड बॉडी की एक डेफिनेट शेप होती है और इसका एक डेफिनेट साइज़ होता है और अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इसके पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो वेरी नहीं करती। ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। आइडियली तो हमारे पास कोई रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसा कि आपके पास एक स्टोन है, ये एक रिजिड बॉडी है, एटसेट्रा। इस तरीके की जो चीज़ें ये सारी की सारी रिजिड बॉडीज़ होती हैं, लेकिन आइडियली हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो एक ट्रू रिजिड बॉडी नहीं होती। अब रिजिड बॉडी के बाद हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है हमारा वो डायरेक्ट रिजिड बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए मैंने पहले रिजिड बॉडी के बारे में आपको बताया। सेंटर ऑफ मास की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमारे पेपर में हमसे पूछी जा सकती हैं उनके मुतालिक देते हैं। सेंटर ऑफ मास दरअसल एक बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर बॉडी का या सिस्टम का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का एक स्पेसिफिक वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर आपकी इस पूरी रिजिड बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर सारे का सारा मास कंसंट्रेटेड हो, उस पॉइंट की हम बात करते हैं। उस बॉडी के पॉइंट को, ऐसे पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, अगर जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के ज़ेरे असर हो, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर हो, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे। यानी अंडर द यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इंसिडेंट करते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करते हैं। इसके अलावा जो सेंटर ऑफ मास है, जो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि जब हम डिफरेंट पार्टिकल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर हम मैसेस की कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करवाते हैं, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होता है, बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ पोजिशन वैक्टर्स हों और उन पोजिशन वैक्टर के साथ जो पार्टिकल्स का मास एसोसिएटेड है, हम उसको m1 m2 से ज़ाहिर करें। मसलन हम कहते हैं कि ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, एटसेट्रा। और यहाँ अगर सेंटर से ये जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, ये इसका पोजीशन वेक्टर r3 है। तो यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन को कंसिडर करें तो जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास बनेगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n MI डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो m है ये बॉडी का टोटल मास होता है और यहाँ पे ये जो m है ये जिस स्पेसिफिक पार्टिकल की बात करेंगे उस स्पेसिफिक पार्टिकल का मास होगा और ये उस स्पेसिफिक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड उसका पोजीशन वेक्टर है r है। अब पोजीशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की, ये डिपेंड करती है जो दो चीज़ों के ऊपर, एक बॉडी की शेप कैसी है, ठीक है, और जो मास है बॉडी में वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा
सेंटर ऑफ मास इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक बॉडी की शेप के ऊपर और दूसरा बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक हॉलो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके इनसाइड लाई करता है, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके आउटसाइड भी लाई कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी के पास एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप हो और उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप की मैंने बात की है, और दूसरी बात की अगर उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, तो फिर उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का, उसको लोकेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास जितनी भी सिमेट्रिकल बॉडीज़ होती हैं और जिनका जो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती है, उनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना भी आसान होता है। लेकिन अगर बॉडी की जो शेप है वो इरेगुलर हो जाए, ठीक है, स्पेसिफिक शेप ना हो, इरेगुलर शेप हो, तो फिर उसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसलेशनल मोशन अगर हो रही हो तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है ये चेंज होती है, ठीक है, और रोटेशनल मोशन के अंदर सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। इन दो बातों को भी आपने एमसीक्यूज के हवाले से देखना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास की जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास बॉडी का बिल्कुल उसके सेंटर के अंदर लाई करे। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके अंदर भी लाई करता है और उसके बाहर भी किसी पोजीशन के ऊपर लाई कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी सेंटर ऑफ मास के हवाले से जिनको आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से क्लियर करना है, और इन पॉइंट्स को आपने अच्छे तरीके से किसी बुक से भी स्टडी करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोजीशन कहाँ पे, अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसमें हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ मैसेज m1 एंड m2 जिनका जो दरमियानी डिस्टेंस r हो, वो फाइंड करना है कि वो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक मास लेते हैं m1 और यहाँ पर एक मास लेते हैं m2, और ये इन दोनों मैसेस का जो है वो दरमियानी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को आप r के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास की बात करनी है, ठीक है। अब हम ये कह देते हैं कि इसके साथ जो इसका वेक्टर एसोसिएटेड है वो r1 है और इसके साथ जो वेक्टर एसोसिएटेड है वो r2 है। तो जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी पार्टिकल से, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से। यानी कि जो डिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द बॉडी के। अगर मास ऑफ द बॉडी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम होगा, अगर मास ऑफ द बॉडी कम होगा तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम ज़्यादा ले लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1, हेंस m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो ये हमारे पास पोजीशन निकालने का फार्मूला आ गया दो पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। अगर जो सेंटर ऑफ मास बॉडी का बिल्कुल दरमियान के अंदर लाई करेगा तब ही बॉडी, ये उस टाइम पे होगा जब आपका m1 जो है वो m2 के इक्वल है, यानी कि जितना मास आपने यहाँ पे लिया हुआ है उतना मास ही यहाँ पे लिया हुआ है, तब ये फार्मूला जो है ये हमारे पास होल्ड करेगा। अगर r1 आपका जो है वो बॉडी के r2 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि m2 जो है आपका वो m1 से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर r2 ग्रेटर देन r1 होगा तो बॉडी का जो मास m1 है ये ग्रेटर देन होगा m2 से। ये दो कंडीशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसके बाद सेंटर ऑफ मास अब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि अगर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, तो हम समेशन की मदद से उस सारे के सारे सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला हमारे पास आता है, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1/m जो कि टोटल मास ऑफ द बॉडी है, और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द बॉडी या ओवर द एंटायर रिजिड बॉडी। इसके साथ साथ हम सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग होता है, सेमी सर्कुलर डिस्क होता है। ये कुछ सेंटर ऑफ मास आपको HRK की बुक से मिल जाएंगे, आपने उनको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। एक दो बॉडीज़ का तो कर लेंगे ना, ताकि अगर कोई MCQs आएगा तो हम उस MCQs को इस इंफॉर्मेशन की मदद से लिख सकें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कुछ मास का जो एरिया है बॉडी का, अगर बॉडी के कुछ मास को हम उसके एरिया में से रिमूव करवा दें और फिर हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को बारे में बताना पड़े, तो हम वो फार्मूला किस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये बॉडी है और इस बॉडी में आपने इतनी जगह का जो मास है इसको रिमूव करवा दिया। मैं रिमूव्ड एरिया को शेड कर रहा हूँ और बाकी एरिया को वैसे रहने देता हूँ।
और अब वो आपसे कहता है कि आप इसका जो है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताएं। तो आप फिर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका आप लोग फार्मूला देखें। इसका फार्मूला बेसिकली ये होता है कि सेंटर ऑफ मास आर इज इक्वल टू m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि m1 r1 क्या चीज़ है, m2 r2। m1 बड़ी बॉडी का मास है, m2 हम छोटी बॉडी का मास ले लेते हैं। इसी तरीके से r1 बड़ी बॉडी का जो रेडियस है और r2 छोटी बॉडी का रेडियस ले लेते हैं, और फिर नीचे जो है वो फैक्टर के अंदर हम बड़ी बॉडी के मास में से छोटी बॉडी के मास को माइनस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर हमें एरिया से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ जाए बॉडी का, तो उसका भी हमारे पास फार्मूला होता है A1 R1 यानी कि फर्स्ट बॉडी का एरिया माइनस A2 R2 यानी कि सेकंड बॉडी का एरिया डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। अब हमें पेपर के अंदर MCQs अगर इसके हवाले से वो पूछता है तो हम ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो एरिया दे देता है हमें कि इतना एरिया रिमूव हो गया है, लेट से वो कहता है कि जी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमूव हो गया और टोटल एरिया आपका जो था वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था। R1 और R2 भी हमें प्रोवाइडेड होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के से अगर हमसे वो लोकेशन पूछता है तो हम ये वाला फार्मूला लगा के इस फार्मूले की मदद से हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की बात करते हैं और फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम का फार्मूला बड़ा आसान होता है। अगर आपने सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए बॉडी m1 अगर वो डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर हमने उसको डिवाइड कर लिया हुआ है, m1 dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 ओवर dt सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये dr ओवर dt हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी होता है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सक्यूज मी, इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बॉडी के एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल सिस्टम। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, जैसे वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है m1 a1 प्लस m2 a2 mn an डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसी चीज़ को एसोसिएटेड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर सिस्टम का मोमेंटम दिया गया हो तो ये m इंटू वी सेंटर ऑफ मास के इक्वल होता है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर फोर्स की बात की जाए तो उसमें मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज MCQs के हवाले से ये भी बन सकते हैं जिनकी मदद से हम सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो हमने एक ऐसे सिस्टम की बात की जो कि मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी या विद सम एक्सेलरेशन। अगर एक बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर हो तो फिर उसके सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन क्या होगी वो देखते हैं। सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट। सारे के सारे पार्टिकल्स अगर किसी भी बॉडी के रेस्ट के ऊपर हों तो पार्टिकल ऑब्वियसली मूव नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि अगर पार्टिकल मूव नहीं कर रहे तो पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है, हैंस उसका जो बॉडी का मोमेंटम आएगा वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। इस केस की काफ़ी एग्जांपल ली जा सकती हैं, जैसे कोई भी बॉडी है वो सडनली स्टॉप करती है तो वहाँ पर उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो भी स्टॉप करेंगे और हैंस वहाँ पे जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसको कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स कैलकुलेट की जा सकते हैं, जैसे एक बॉम्ब है वो सडनली एक्सप्लोड कर जाए डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के अंदर और सारे के सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं वो किसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हों, तो जो एक्सटर्नल फोर्स चूँकि सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही तो बॉम्ब जो है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ही सस्टेन करेगा, वो उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट्स इनिशियली रेस्ट के ऊपर हों और फिर म्यूचुअल फोर्सेस के ज़रिए असर वो मूव करना शुरू कर दें तब भी उनका जो नेट मोमेंटम होता है बॉडी का वो ज़ीरो होता है। और इसके साथ साथ अगर आप एक बोट फ्लोटिंग कर रही हो लेक के ऊपर, ठीक है, अगर एक लेक है उसके ऊपर एक बोट फ्लोट कर रही है और उसका जो नेट मोमेंटम है वो ज़ीरो होता है, तो अगर उस बोट के ऊपर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है,
तो पोजीशन को चेंज करते हुए इंटरनल जो बोर्ड का सिस्टम है उसका सारे का सारा जो मोमेंटम है वो एक जैसे रहता है, उसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता, सेंटर ऑफ मास में किसी किस्म का चेंज नहीं आता। सेम इज़ द केस कि जब आपका सेंटर ऑफ कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो तब भी उसके जो सेंटर ऑफ मास के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सारे के सारे पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि अगर एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वहाँ से मूव करता है। इस सिलसिले में भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरीके से अगर सेंटर ऑफ मास विद एक्सेलरेशन की बात हमने पहले कर ली, तो ये कुछ बातें थी सेंटर ऑफ मास के हवाले से जिनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और इनको किसी अच्छी बुक से पढ़ना भी है ताकि ये आपका सारे का सारा पोर्शन रिवाइज हो जाए। अब हम कोलिजन की बात करते हैं। कोलिजन का दूसरा नाम इम्पैक्ट भी होता है। कोलिजन और इम्पैक्ट। अब जो कोलिजन है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो दो बॉडीज़ हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और उस कांटेक्ट के नतीजे में उनकी वेलोसिटी के ऊपर किसी ना किस्म का इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है ए, ये मूव कर रही है इस साइड के ऊपर, और एक बॉडी है बी, ये मूव कर रही है इस साइड के ऊपर। इसकी कुछ वेलोसिटी v1 होती है, 2 कह लें, और इसकी वेलोसिटी v1 होती है। अब फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर ये बॉडीज़ इन कांटेक्ट आ जाएं तो इन कांटेक्ट आने के बाद उनकी वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा, उनकी वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी नहीं रहेगी, हैंस उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके का जो कांटेक्ट है दोनों बॉडीज़ का आपसी, उस कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। ठीक है। अब जो कोलिजन होती है, इस कोलिजन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, वो फिजिकली कांटेक्ट में आ भी सकते हैं और फिजिकली कांटेक्ट के अंदर नहीं भी आ सकते। दोनों तरीके की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास हो सकती है। अब ये जो कोलिजन होता है इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट दरअसल एक ऐसी लाइन है जो कि बॉडी, दो बॉडीज़ के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट में से गुजरता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बड़ी बॉडी है और यहाँ पे हम इसका एक सेंटर ले लेते हैं और एक इसके साथ हमने एक छोटी बॉडी रखी हुई है, इसका सेंटर ये होगा। तो इन दोनों के सेंटर से जो लाइन पास करती है, इस लाइन को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है। अब ये बॉडी की लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाती है, यानी कि वो लाइन जिस लाइन पर से दोनों जो बॉडीज़ का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है वो पास करता है, उस पॉइंट को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है। ये कोलिजन के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब दो बॉडीज़ आपस के अंदर इन कांटेक्ट आती हैं तो वहाँ पे उनकी दो तरीके की, एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट को और दूसरा लाइन ऑफ मोशन को स्टडी करते हुए हम कोलिजन्स को और उसकी टाइप को स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो कोलिजन होती है ये बेसिकली लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बुनियाद के ऊपर कोलिजन को हम दो तरीके के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। एक कोलिजन जो हमारे पास होती है ये हेड ऑन कोलिजन होती है। हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन दरअसल ये कोलिजन होती है कि अगर इफ द वेलोसिटीज ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज़ हैं कोलाइडिंग पार्टिकल की वो सेम लाइन के ऊपर हैं, तो ऐसी कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और जो दूसरी कोलिजन होती है हमारे पास वो ओब्लीक कोलिजन होती है। ओब्लीक कोलिजन ये कहती है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, यानी कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है वो एक लाइन के ऊपर नहीं रह सकती। ऐसे वेलोसिटी को हम ऐसी कोलिजन को हम ओब्लीक कोलिजन कहते हैं और जो दूसरी कोलिजन है उसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। इसके अलावा ये तो उसके लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। दूसरी इसकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम एनर्जी की बेसिस के ऊपर करते हैं। एनर्जी की बेसिस के ऊपर दो तरीके की कोलिजन आती है। एक कोलिजन होती है इलास्टिक और दूसरी कोलिजन होती है इनइलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है कि इलास्टिक कोलिजन दरअसल एक ऐसी कोलिजन है जिसमें कोलाइडिंग पार्टिकल्स अपनी शेप को और साइज को कंप्लीटली रीगेन कर लेते हैं कोलिजन के बाद। मसलन कोलिजन से पहले जिस तरीके का ये बोर्ड मार्कर है और कोलिजन और ये बोर्ड मार्कर है, ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं और कोलाइड होने के बाद इनकी जो शेप है, ओरिजिनल शेप, वो रिस्टोर हो जाती है।
इनका जो साइज़ है वो रीगेन हो जाता है। तो इस तरीके की जो कोलिजन होती है उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। मसलन इसके अंदर जो एनर्जी है ओवरऑल सिस्टम की वो चेंज नहीं होती। ओवरऑल जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है वो सारी की सारी जो है वो सेम रहती है। और हम इसकी जो एक डेफिनेशन छोटी क्लासेस के अंदर कहते हैं कि ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो और उसके साथ साथ लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इलास्टिक कोलिजन के बाद जो दूसरी टाइप है एनर्जी के बिहाफ पे वो कहलाती है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें कोलाइडिंग पार्टिकल्स अपनी शेप और साइज को कोलिजन के बाद रीगेन नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि एक ऐसी कोलिजन की टाइप जिसके अंदर दो बॉडीज कोलाइड करती हैं और कोलिजन के बाद उनकी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज के ऊपर फर्क पड़ जाता है, उस किस्म की कोलिजन को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर जो बॉडी का मोमेंटम है वो तो होल्ड करता है, लेकिन बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होल्ड नहीं करती, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिजन। और जो तीसरी एग्जांपल होती है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ये क्या होती है कि अगर velocity of separation along the line of impact just after collision becomes zero then the collision is perfectly inelastic। ठीक है, कि अगर velocity जो है वो टोटली जीरो हो जाए कोलिजन के बाद तो इस तरीके की जो कोलिजन होती है उस कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। कोलिजन को परफेक्टली इनइलास्टिक उस वक्त की कहा जा सकता है जब दो बॉडीज कोलाइड होने के बाद एक पॉइंट के ऊपर स्टिक हो जाती हैं। इस किस्म की जो कोलिजन होती है वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाती है। या दूसरी सूरत में हम कहते हैं कि जब वेलोसिटी ओवरऑल जो है वो जीरो हो जाए तो वो कोलिजन भी हमारी इनइलास्टिक कोलिजन कहलाती है। अब कोलिजन्स की हमने टाइप को देख लिया, इनइलास्टिक कोलिजन को देख लिया और इलास्टिक कोलिजन को देख लिया। अब हम एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन करते हैं जिससे हमारे अक्सर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आते हैं। 2017 में भी यहाँ से एक एमसीक्यूज हमारा बना है और इस चीज़ का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको आप ई कहते हैं, इसका फार्मूला होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2। ठीक है, और आप ऊपर वाली टर्म को कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact divided by velocity of approach। इनिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी आप इसको कह सकते हैं। U1 U2 वो वेलोसिटीज़ हैं जिन वेलोसिटीज़ के साथ दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं। ठीक है, V1 V2 वो वेलोसिटीज़ हैं कोलिजन के बाद जो बॉडीज़ ने वेलोसिटी दोबारा रीगेन की है। इन दोनों की जो रेशो होती है इस रेशो को हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स के हवाले से, स्पेशली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स और जो हमारा लेक्चरर फिजिक्स का पेपर होता है उसमें। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इसकी तीन सूरत हाल हो सकती हैं। पहली सूरत हाल कि ये इसकी वैल्यू बिल्कुल 1 हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 ना हो बल्कि 0 हो जाए। और तीसरी सूरत हाल हमारे पास ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है ये लेस देन 1 हो जबकि ग्रेटर देन 0 हो। अब तीनों कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर इसका मतलब यह है कि बॉडी की जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल आ गई है। और जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल आ गई है तो आपकी जो कोलिजन हो गई है वो उस वक्त इलास्टिक कोलिजन हो गई है। तो ये हमारा एक एमसीक्यूज बन गया कि जब E1 होगा तो उस टाइम के ऊपर V जो है ये U के इक्वल होगी और उस टाइप की जो कोलिजन होगी उस कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। दूसरा, जब ये E0 हो जाए, ये E0 आपका कब होगा? ये E0 उस केस के अंदर होगा जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो। यानी कि अगर हम इस वेलोसिटी को 0 कर देते हैं तो 0 डिवाइडेड समथिंग हमारे आंसर क्या दे देगी? 0 दे देगी। यानी कि जब दो बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी कोलिजन हुई और कोलिजन होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है वो 0 आ गई है, तो उस किस्म की जो टाइप ऑफ कोलिजन होती है वहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इस टाइप की जो कोलिजन होती है इस कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कह सकते हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक, ये जो हमने यहाँ पे जिसको डिस्कस भी किया था
कि एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर बॉडीज़ की वेलोसिटी बाद में आके ज़ीरो हो जाती है और वो स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, उस वेलोसिटी के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। लेकिन अगर हमारा ई जो है वो लेस देन 1 हो, अगर आप इस फैक्टर को लेस देन 1 बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला जो फैक्टर है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला फैक्टर है, इसको बढ़ाना पड़ेगा और जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला फैक्टर है उसको छोटा करना पड़ेगा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि u इज़ ग्रेटर देन v, यानी कि इनिशियली दो बॉडीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा थी, लेकिन वो दो बॉडीज़ कोलाइड होने के बाद अपनी वेलोसिटीज़ के अंदर कमी लेके आ गई, उनकी वेलोसिटीज़ कम होना शुरू होगी। इस टाइप में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आती है वो ना 0 होती है ना कंप्लीट 1 होती है, बल्कि लेस देन 1 होती है, और इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ये इन इलास्टिक कोलिजन की टाइप होती है। तो आप E = 1, E = 0 और E = लेस देन 1 के जो केसेस हैं इनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इन केसेस के बिहाफ के ऊपर MCQs हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कुछ डिस्कशन थी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बाद अब हम चलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, जो कि हमारे FSC के अंदर भी होता है, BSc के अंदर भी होता है। इलास्टिक कोलिजन इन 1D, 1 डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन। 1 डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन से मुराद ये है कि कोलिजन से पहले अगर दो बॉडीज सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं, ठीक है, तो कोलिजन के बाद भी वो सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करें, इस तरीके की जो हमारे पास कोलिजन होती है उसको हम इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन के अंदर आप वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि V1 और V2। पहले तो आप यूँ देखें ना कि पहले तो बल्कि आप ये देखें कि आपके पास एक बॉडी M है जिसका मैस M1 है, ये एक वेलोसिटी से जा रही है, इस वेलोसिटी को हम U1 कह लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ। एक दूसरी बॉडी है, इसका मैस M2 है, ये एक वेलोसिटी के साथ जा रही है U2। ये दो बॉडीज़ जा रही थी, इनकी आपस में कोलिजन होगी। कोलिजन के बाद दो बॉडीज़ अब इन्होंने मूव करना शुरू किया। एक जिसका मैस M1 था उसको हम वेलोसिटी V1 दे देते हैं, और जिसका मैस M2 था उसको हम वेलोसिटी V2 दे देते हैं। अब ये आपके पास बिफोर कोलिजन वाला सिस्टम आ गया, ये आपके पास आफ्टर कोलिजन वाला सिस्टम आ गया। तो आफ्टर कोलिजन हम वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका कैलकुलेट करने का फार्मूला आपने FSC में भी पढ़ा होगा, M1 - M2 डिवाइडेड बाय M1 + M2 होता है। यहाँ पे आप U1 लेते हैं प्लस 2M2 लेते हैं डिवाइडेड बाय M1 + M2 होता है, और इस साइड के ऊपर आपका U2 आता है। इसी तरीके से जो V2 बनता है आपका वो 2M1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 इंटू होता है U1 के, और इसमें आप ऐड करते हो M2 - M1 डिवाइडेड बाय M1 + M2 इंटू U2। इस तरीके से हम 1 डायमेंशनल कोलिजन के अंदर वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। कौन कौन से स्पेशल केसेस होते हैं उनको हम देख लेते हैं। केस 1 ये होता है कि अगर आपका M1 जो है ये M2 के इक्वल आ जाए, यहाँ पर आपका जो M1 है ये क्या हो गया, M2 के इक्वल आ गया, तो इन दैट केस जो आपका V1 होता है ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है U2 के, और जो आपका V2 होता है ये एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है U1 के। कब? जब आपकी दोनों बॉडीज़ का जो मैस है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। केस 2 आपका ये हो सकता है कि जब दूसरी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 हो जाए, ये दूसरा केस है। इनिशियल उसके पास कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। अगर उसके पास इनिशियल कोई वेलोसिटी ना हो तो आप यहाँ पे U2 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे इस साइड के ऊपर, तो आपके पास ये वाला फैक्टर बच जाएगा। यहाँ पे जब U2 0 पुट करेंगे तो आपके पास V2 में ये वाला फैक्टर बच जाएगा। देन उसके बाद तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर दोनों बॉडीज़ के जो मैसेज हैं, M1 जो है वो M2 है, ये बराबर हैं, लेकिन दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे M1 M2 को इक्वल पुट करेंगे और यहाँ पे U2 की वैल्यू जो है उसको 0 रख देंगे। तो इन दैट केस आपके पास जो V1 आएगा वो 0 आएगा, और जो V2 आएगा ये U1 आएगा। ठीक है, इसको मजीद आप FSC की बुक से भी दे सकते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, वही FSC की बुक की हमारी डिस्कशन है, उसी डिस्कशन को हमने फर्दर कंटिन्यू किया हुआ है। इसके साथ साथ इनइलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशनल के अंदर हो तो वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, V2 - V1 डिवाइडेड बाय U2 - U1। इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद से हम इनइलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी V1 और वेलोसिटी V2 यानी कि आफ्टर कोलिजन V1 और V2 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ये आपको यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बुक से मिल जाएगा। M1 - EM2 इंटू U1
प्लस 1 प्लस ई m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये v1 के लिए होता है, और v2 के लिए m2 माइनस ई m1 इंटू u2 प्लस 1 प्लस ई m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब अगर आप परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका ई ज़ीरो होगा, तो आप यहाँ पे ई को ज़ीरो करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो करेंगे, तो आपके पास जो बॉडीज़ के जो आंसर्स हैं वो आ जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई हैं, किसी किस्म की वहाँ पे मूवमेंट बॉडीज़ की नहीं हो रही। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन थी इन वन डायमेंशन के अंदर, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर और इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के अंदर हमने बात की। तो पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है 2017 के पेपर में जो एमसीक्यू सॉल्व होता है वो इसी फार्मूला की मदद से सॉल्व होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशल फिजिक्स के पेपर में भी जो कोलिजन का क्वेश्चन आया वो रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट से आया, और उसके अंदर भी इन इलास्टिक कोलिजन के फार्मूलाज लगते हैं। तो इनके ऊपर गौर किया करें, ये अक्सर मैंने पेपर्स के अंदर ऑब्जर्व किया है, एफपीएससी के भी और पीपीएससी के भी, वहाँ पर अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो कोलिजन से लिए जाते हैं। और इस कोलिजन को मज़ीद आप पढ़ सकते हैं रेजनिक हेरिडे क्रेन की बुक से, यूनिवर्सिटी फिजिक्स की बुक से, और फिज़िक्स क्लासरूम के नाम से एक वेबसाइट है, उसको आप लोगों ने ज़रूर ही विज़िट करना है स्पेशली कोलिजन के लिए। वहाँ पे उसने कुछ एमसीक्यू दिए होंगे, उन एमसीक्यूज़ को अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये वाला जो आपका पोर्शन है वो सारे का सारा कवर अप हो जाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 था लेक्चर का, जिसके अंदर हमने सेंटर ऑफ मास को, कोलिजन्स को बड़े डीपली स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसके अंदर हम पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।